સર અવાજ તમારો બહુ ઓછો આવે છે. ગુડ આફ્ટરનૂન સર. हाँ सुगज बेटा, हेलो। आवाज कम आ रही है, ऐसा कुछ है क्या? कह रहे? चलो शुरू करते हैं। सबको आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। चलो ओके ठीक। हमें करना था शुरू सम। लास्ट कहाँ गए थे हम? ये सम करना था। ये 2005 मेंस के अंदर एक सम था कि लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस वन, देन पॉइंट्स वेयर एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल इज और आर, और ऑप्शन थे 0, प्लस और माइनस वन, प्लस और माइनस वन, 0 एंड 1। कुछ प्रॉब्लम हुआ था नेट के अंदर, तो पता नहीं, इसलिए हमने वो रह गया था, फिर टाइम हो गया था। तो यहाँ से हमें शुरू करना है। डिफरेंशिएबिलिटी की जो टेस्ट है उसके अंदर ये है कि मैंने वहाँ पे आप लोगों को समझाया था मैंने कि कोई भी ग्राफ को अगर हम ड्रॉ करते हैं और हमें पेन या पेंसिल उठानी पड़ती है तो वो डिसकंटिन्यूस हुआ ग्राफिकली, वो हमें पता ही है। और हमने यहाँ तक डिस्कस किया था ये सम के अंदर के डिफरेंशिएबिलिटी की टेस्ट के अंदर ये है कि अगर कोई पॉइंट के ऊपर शार्पनेस आती है, तीखापन जिसको कहेंगे, या क्या बोले इसको, पॉइंटेड दूसरी भाषा में, नॉर्मल भाषा में, तो उस पॉइंट के ऊपर वो फंक्शन जो है वो अपना नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। कंटिन्यूस तो होगा लेकिन वो नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो हमें पता है कि y इज इक्वल टू मॉड एक्स हो, तो मॉड एक्स यानी कि 0 के पास जहां से वो दो इस तरह से उसकी ग्राफ जो है एक ही पॉइंट से दो टेंजेंट्स निकल सकते हैं, तो वो पॉइंट के ऊपर मेरा फंक्शन जो है वो नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे ये देखना है कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी कि y इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वन होल मॉड्यूलस ओवर, ये कौन कौन से पॉइंट के ऊपर उसके शार्पनेस है। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे, हमें समझने के लिए नोट बना रहे हैं हम, इसलिए कि वी विल ट्राई टू चेक द पॉइंट ऑफ शार्पनेस फॉर y इक्वल्स टू होल मॉड्यूलस ऑफ x माइनस वन मॉड्यूलस ओवर। इसके हम पॉइंट ऑफ शार्पनेस चेक करेंगे और जितने पॉइंट ऑफ शार्पनेस मिलेंगे उस हिसाब से अपना ऑप्शन, जो सही ऑप्शन, हम टिक मार्क करेंगे। तो उसको पहले ग्राफिकली हम समझने की कोशिश करें। तो 3 स्टेप में ये ग्राफ जाएगा इसका। अगर हम केस 1 की बात करें तो हम पहले ड्रॉ करेंगे y इक्वल टू एक्स माइनस वन। एक्स माइनस वन ग्राफ जो है वो तकरीबन इस तरह से गुजरो होगा। ये अपना x और y एक्सिस है, ठीक है। और ये अपनी जो लाइन है यहाँ पे होगा 1 इंटरसेप्ट 1,0 होगा, और y के ऊपर x माइनस वन है ना, यानी वो
1 स्टेप नीचे उतरेगा, यानी कि ये होगा पॉइंट मेरा होगा -1, ठीक है। तो ये होगा -0, -1, ये -1 कोऑर्डिनेट है y के ऊपर और ये x के ऊपर 1 कोऑर्डिनेट। इस तरह से मेरा ये ग्राफ निकलेगा। किसकी बात कर रहा हूं मैं? ग्राफ की बात कर रहा हूं, x-1। अब क्या है कि अगर हम केस 2 की बात करें तो उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है मॉड्यूलस ऑफ x-1। अब देखो ये चीज कि मॉड्यूलस ऑफ x-1 का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो मेरा ग्राफ में क्या चेंजेस आ जाएंगे? वो नेगेटिव एक्सिस ऊपर हो जाएगी, ऊपर आ जाएगा, बराबर है, सही हाँ, है, वेरी गुड पंकज, ठीक ठीक है। यानी कि मेरा ग्राफ तकरीबन तकरीबन कुछ -1 से निकलेगा इस तरह से और इस तरह से होगा, ये पॉज ऊपर आ जाएगा, सही है, वेरी गुड। तो ये होगा -1 और ये रहेगा +1 और ये अपना y के ऊपर -1। चलो ठीक है, लेकिन यहाँ तक भी रुकना नहीं है, क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला होल मॉड्यूलस, तो हम केस 3 पे चलते हैं, ठीक है। y इक्वल्स टू उन्होंने बोला है होल मॉड्यूलस मॉड्यूलस ऑफ x-1, यानी कि यहाँ पे क्या होगा पता है कि यहाँ पे नेगेटिव जो नहीं यहाँ, करेंगे। हाँ मैं आपको समझा, तो एक आप जो कह रहे हो सही है, लेकिन इन लोगों को भी समझा दे कि ये जो इतना पार्ट जो नेगेटिव है नीचे वाला, जो ग्रीन कलर का सर्कल किया नीचे वाला, उसका मिरर इमेज आ जाएगा और वो ऊपर की तरफ इतना ही मिरर इमेज बोलो, देखो वर्ड के ऊपर एम्फेसाइज करो मिरर इमेज, जितना नीचे उतना ही ऊपर, लेकिन ऊपर आ जाए, क्यों ऊपर आ जाएगा? क्योंकि अब सब चीज पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि हमने क्या लिखा है, होल मॉड्यूलस लिखा है। बोलो यहाँ तक समझ में आया? तो उसका ग्राफ तकरीबन ऐसा कुछ होगा, देखो चीज को, ये जो ग्राफ है ना, समझो ये जो मेरा ग्रीन पॉइंट में यहाँ से ग्रीन कर रहा हूँ, ये और ये दोनों तो सेम ही रहने वाले हैं, क्योंकि वो तो ऊपर ही है, कहा गया, ठीक है। तो ये यहाँ से और यहाँ से इस तरह से निकलेगा, जो नीचे यहाँ पे मैंने हाँ, सर्कल किया है वो ऊपर मिरर इमेज हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, उसको हम y कुछ इक्वल अलग टू 1। अलग कलर से करते हैं, तो ये इस तरह से होगा, W बन जाएगा, मतलब में धमाल पिक्चर का W, बिग W, यानी कि ये अपना हाँ, -1, ठीक है, ये अपना 1 और ये 0 के लिए 1 आ रहा है, यानी कि 0,1 है ये पॉइंट, यानी x की वैल्यू 0 तब जाके वो y के लिए 1 आ रही है। यानी कितने साफ पॉइंट आए एक्स एक्सिस के ऊपर कितने साफ पॉइंट्स आए? दो, -1, 0 एंड 1, ये 3 हाँ, पॉइंट आए, 1। यानी कि शार्पनेस आर एट कौन कौन से एक्स की वैल्यू कौन कौन से है, देखो -1, -0, 1, और बराबर, यानी कि अपना ऑप्शन कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। बोलो समझ में आया? ये जितने शार्पनेस उतनी नॉन हाँ, डिफरेंशिएबिलिटी रहेगी, ये याद रखना, जितने शार्पनेस उतनी नॉन डिफरेंशिएबिलिटी रहेगी। तो डिफरेंशिएबिलिटी नॉन डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना हो तो क्या करना है हमें, वापस रिपीट करना हो, शार्पनेस नंबर ऑफ शार्पनेस चेक करना पड़ेगा उस फंक्शन का। बोलो चारों में से किसी को डाउट हो तो बोलो। नो डाउट सर। नो नो सर। डाउट सर। आयुषी पंकज No, sir. Slightly. नो डाउट बोला सर। बेटा, ओके, चल 2014 के अंदर ये पूछा गया है, उन्होंने यहाँ पे बोल ही दिया है कि इफ एफ एंड जी आर डिफरेंशिएबल फंक्शंस,
कौन से इंटरवल में? ओपन इंटरवल 0,1। एंड क्या सेटिस्फाई कर रहा है कि एफ ऑफ 0 और जी ऑफ 1 की वैल्यू दोनों इक्वल है, और क्या है? 2 है, 2 कॉमा जी ऑफ 0 की वैल्यू 0 है एंड एफ ऑफ 1 की वैल्यू कांस्टेंट 6 है। कोई सी की लिए जो सी जो है क्लोज इंटरवल 0,1 में है, तो ऑप्शंस है कि 2 टाइम्स एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू जी डैश ऑफ सी। ऑप्शन बी जो है वो 2 टाइम्स एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 3 टाइम्स जी डैश ऑफ सी। ऑप्शन सी है एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू जी डैश ऑफ सी एंड ऑप्शन डी है एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स जी डैश ऑफ सी। क्वेश्चन से ज्यादा कंफ्यूजिंग उसके ऑप्शंस लग रहे हैं, लेकिन कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। देखो यहाँ पे उन्होंने 2 इंटरवल दिए हुए हैं, एक ओपन इंटरवल, एक क्लोज इंटरवल। ऑब्वियसली ओपन इंटरवल डिफरेंशिएबिलिटी के लिए, और उन्होंने बोल ही दिया कि दोनों फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अब दोनों फंक्शन डिफरेंशिएबल है यानी कि दोनों फंक्शन कंटिन्यूस तो होंगे ही, बात खत्म हो गई। और यहाँ पे वापस कह रहा हूँ कि 2 इंटरवल दिए हुए, ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल, और यहाँ पे कोई कांस्टेंट सी की बात कर रहे हैं कि जो बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल 0,1। तो इससे कौन सा थियरम हमें याद आता है? उससे हमें थियरम याद आता है रॉल्स थियरम। रॉल्स थ्योरम याद करो, वो क्या होता है कि अगर f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b है फॉर सम c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0,1 बराबर है, तो देन f डैश ऑफ c इक्वल टू 0 होगा, f डैश ऑफ c इक्वल टू 0 होगा, वह c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0,1। यानी कि हम यहाँ पे रॉल्स थ्योरम इस्तेमाल कर सकते हैं, और हमें यहाँ पे ये चेक करना पड़ेगा कि f ऑफ a और f ऑफ b इक्वल है कि नहीं। यहाँ पे a कौन है? 0 है, और b कौन है? 1 है। तो चलो चेक करते हैं। किस तरह से चेक करना है, किस तरह से? हाँ, ये जे डबल है, यानी कि थोड़ा ट्विस्ट और टर्न तो यहाँ पे है। इतने आसानी से रोल्स थ्योरम हम यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, इसके लिए थोड़ा तरकीब लगानी पड़ेगी। तो देखते हैं, चलो एक काम करते हैं। यहाँ पे अब वापस गिवन डेटा के ऊपर आप ध्यान दो, एम्फेसाइज करो कि एफ ऑफ 0 की वैल्यू 2 है और जी ऑफ 0 की वैल्यू 0 है। यहाँ पे वापस चलो इस तरह से समझते हैं कि अपने लिए यह एज पर दी रोल्स थ्योरम ए कौन है? 0, बी कौन है? 1। हमें क्या रोल्स थ्योरम अप्लाई करना, तो हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा कि एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी प्रूव करना पड़ेगा। अगर ऐसा हम कर सकते हैं, इफ, यहाँ पे इफ की बात कर रहे हैं, इफ अगर हम कर सकते हैं एंड, तो फिर हम ये ऐसा कर सकते हैं कि एफ डैश ऑफ सी की वैल्यू 0 होगी वेयर सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए कोमा बी। तो ए यहाँ पे 0 है, बी यहाँ पे 1 है। ये रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट मैंने लिख लिया, बराबर है। चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको यहाँ से निकाल लेते हैं। अब लिखते हैं कि हियर ए 0 है और बी 1 है। तो पहले हम पूरा तामझाम जो है ना वो 0 के लिए करते हैं। पूरा हम बखेरा जो है वो 0 के लिए करेंगे कि एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या दी हुई है। पीछे चलते देख लेते पीछे क्या है। एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या है? 2, और जी ऑफ 0 की वैल्यू तो 0 है। अब देखोगे कि अगर इफ एफ ऑफ 0 माइनस 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे फर्क नहीं पड़ता, तो एफ ऑफ 0 माइनस 2 टाइम्स जी ऑफ 0 की वैल्यू क्या आएगी? एफ ऑफ 0 की वैल्यू 2 माइनस 2 इंटू जी ऑफ 0। जी ऑफ 0 की वैल्यू क्या है? 0 है।
यानी 0 टू ज़ा 0, तो 2 माइनस 0 2 आ जाएगा। यानी एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या आ गई, वापस 2। वो तो 2 है ही, तो सर उसमें कौन सा नया काम किया आपने? मैंने नया काम ये किया कि हम ये मान के चलेंगे कि जो एफ ऑफ 0 माइनस 2 ऑफ 0 है ना, उसको कोई फंक्शन मान के चले एच ऑफ 0, यानी एच ऑफ 0 की वैल्यू आ गई 2। अब यही चीज हम बात करते हैं, बी कौन है, बी यहाँ पे कौन है, 1 है, ठीक है। तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या दी हुई उन्होंने, एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या दी हुई उन्होंने, 6, कांस्टेंट 6 है। और जी ऑफ 1 की वैल्यू दी हुई उन्होंने 2, देख लो, जी ऑफ 1 की वैल्यू उन्होंने दी हुई है 2। तो अगर मैं इस तरह से करता हूँ कि एफ ऑफ 1 माइनस 2 टाइम्स जी ऑफ 1, इसको हम, ये फंक्शन को हम मान के चले कोई एच ऑफ 1, एफ ऑफ 1 माइनस 2 ऑफ जी ऑफ 1, एफ ऑफ 1 माइनस 2 टाइम्स जी ऑफ 1, उसको कोई एफ ऑफ 1 मान के चले, एफ ऑफ 1 की जगह पे 6 डाल लो, 2 टाइम्स जी ऑफ 1 की जगह पे क्या डालना है, 2 डालना है, इज इक्वल टू एच ऑफ 1। तो 6 माइनस 4 इज इक्वल टू एच ऑफ 1, यानी कि एच ऑफ 1 की वैल्यू क्या आ गई, वापस 2 आ गई। यानी कि देयरफॉर ऐसा हुआ कि एच ऑफ 0 इज इक्वल टू एच ऑफ 1, दोनों की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। यानी कि रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट कबूल हो गया कि अगर एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी इक्वल में हो, तो फिर हम डेरिवेट करके इक्वल टू 0 डाल सकते हैं। और सी हमें कहाँ पे मिलना चाहिए, ओपन इंटरवल ए कोमा बी में ही मिलना चाहिए। कहीं इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम हो गया ये, कि सी की वैल्यू ए और बी के बीच से मिलेगी, डेरिवेट करने के बाद इक्वल टू 0 डालेंगे तब। ये रोल्स थ्योरम हुआ, बराबर है। तो हमने ये रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट जो है वो हमने यहाँ पे साबित कर लिया कि एच ऑफ ए इज इक्वल टू एच ऑफ बी, क्योंकि ए कौन है 0 और बी कौन है 1 इस सम के अंदर। तो एच ऑफ ए इज इक्वल टू एच ऑफ बी लेके आए, दोनों की वैल्यू 2 है। तो देयरफॉर हम रोल्स थ्योरम की स्टेटमेंट करें तो एच डेस ऑफ 0, एच डेस ऑफ सी इक्वल टू 0 रहेगा, ठीक है। अब एक जनरल तरीके से करें, एच डेस ऑफ सी किस तरह से आएगा। अच्छा सुनो, ये भी बाद में करते हैं, चलो ये भी बाद में करते हैं, और कंफ्यूज ना हो इसके लिए मैं ये करता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि देखो, मैंने एच ऑफ 1 किस तरह से लिखा और एच ऑफ 0 किस तरह से लिखा, मैंने एफ ऑफ 0 माइनस 2 टाइम्स ऑफ जी ऑफ 0। अच्छा, एच ऑफ 1 किस तरह से मैंने लिखा, एफ ऑफ 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ जी ऑफ 1। तो जनरलाइज कर सकता हूँ मैं चीज को कि मैं एच ऑफ एक्स को किस तरह से लिख सकता हूँ, एफ ऑफ एक्स माइनस 2 जी ऑफ एक्स। बराबर, वेरी गुड। चलो ये समझ में आ गया, तो गंगा नहा लिया हमने। यानी कि एच ऑफ एक्स एक फंक्शन क्रिएट हो गया अपना, कि जो एफ ऑफ एक्स माइनस 2 टाइम्स जी ऑफ एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि एच डेस ऑफ एक्स कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे डेरिवेट करना, इक्वल में उस टाइम भी डेरिवेट कराएंगे, यानी एफ डेस ऑफ एक्स हो जाएगा माइनस 2 टाइम्स जी डेस ऑफ एक्स हो जाएगा, 2 बार जी डेफ ऑफ एक्स। ठीक है। चलो वेरी गुड। अब तो इम्प्लाइज फॉर सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए कोमा बी, फॉर सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए कोमा बी, एक्स की जगह पे क्या डाल लो, सी डाल लो। तो एच डेस ऑफ सी किस तरह से आएगा, एफ डेस ऑफ सी माइनस माइनस 2 2 टाइम्स जी जी डेस ऑफ सी। लेकिन रोल्स थ्योरम क्या कहता है कि डेरिवेट कराओगे तो हमें क्या डालना है, इक्वल टू 0 डालना है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि मुझे एफ डेस ऑफ सी माइनस 2 टाइम्स जी डेस ऑफ सी इज इक्वल टू 0 डालूंगा। माइनस 2 टाइम्स जी डेस ऑफ सी को उधर भेज दो तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी एफ डेस ऑफ सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स जी डेस ऑफ सी हो गया। यह ऑप्शन किसके साथ मैच कर रहा है, अपना ऑप्शन डी के साथ। बोलो वापस समझाओ कि समझ में आ गया। सर वो स्टार्टिंग का आप समझा दो ना, मतलब वो हम लोग ने 2 टाइम्स जी डेफ ऑफ सी के लिए वो समझ नहीं आया मेरे को। मतलब एफ ऑफ सी अगर एफ ऑफ अगर देखो यहाँ पे ऐसा है, मैंने समझा ना बेटा उस तरह से कि हमारे पास क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल दो चीजें हैं और डिफरेंशिएबल बोला हुआ है। क्लोज इंटरवल की बात की है उन्होंने, ओपन इंटरवल की बात की है।
तो हमारे पास रोल्स थ्योरम हम अप्लाई कर सकते हैं। अब रोल्स थ्योरम अप्लाई करने के लिए हमें ये वापस आपको याद नहीं होगा आप लोगों को, तो मैं रोल्स थ्योरम मैंने आपको थोड़ा ब्रीफली रिवाइज करवा लिया कि हमें ये प्रूव करना पड़ेगा पहले कि कोई ओपन इंटरवल के ऊपर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी जो उसकी एक्सट्रीम पॉइंट्स है क्लोज इंटरवल पे, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी जो है वो इक्वल है, हमें ये लाना पड़ेगा। ये रोल्स थ्योरम का एक जनरल स्टेटमेंट, अगर वो इक्वल है तो फिर हम उसको डेरिवेट करके इक्वल टू जीरो डालेंगे तो हमें कांस्टेंट सी ऐसा मिलेगा जो ओपन इंटरवल ए और बी के बीच कहीं पे होगा, ए से ज्यादा वैल्यू बी से कम वैल्यू। ये रोल्स थ्योरम का जनरल स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे अपने सम के अंदर क्लोज इंटरवल में आप देखो तो 0,1 है, सी की वैल्यू बिलोंग करिए क्लोज इंटरवल 0,1, यानी कि लोअर लिमिट ए कौन है 0 और अपर लिमिट बी कौन है 1। उन्होंने दो फंक्शंस की बात की है आपके यहाँ पे, दो फंक्शन सम के अंदर दो फंक्शंस की बात की है, एफ ऑफ जीरो एंड फंक्शन एफ एंड फंक्शन जी। लेकिन रोल्स थ्योरम के अंदर तो एक ही फंक्शन की बात है, एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? इसलिए हमने इस तरह से एक फंक्शन सेट किया कि जो हमने बनाया एच ऑफ फंक्शन एच बनाया। ये फंक्शन एच जो है वो किसकी हेल्प से हमने बनाया? एफ एंड जी के हेल्प से। क्यों ऐसा किया? हमने क्योंकि रोल्स थ्योरम तो कोई एक ही फंक्शन के बारे में बात कर रहा है कि भाई एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी होना चाहिए, ना कि ऐसा कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू जी ऑफ ए, ना कि ऐसा कि एफ ऑफ बी इज इक्वल टू जी ऑफ बी, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। इसलिए हमने क्या किया कि दो फंक्शन को मिलाकर हमने एक फंक्शन में कन्वर्ट कर लिया जिसका नाम दिया एच। अब वो कौन से मैथमेटिकल इक्वेशन में बैठ रहा है? तो वो मैंने कैलकुलेट किया हुआ है कि वो एफ ऑफ एक्स माइनस टू टाइम जी ऑफ एक्स जो है वो करते हैं। तो जो गिवन वैल्यूज है एफ ऑफ जीरो की, जी ऑफ वन की, एफ ऑफ जी ऑफ जीरो की, एफ ऑफ वन की, वो ये इक्वेशन में बैठता है कि एफ ऑफ एक्स माइनस टू टाइम जी ऑफ एक्स के अंदर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी दोनों की वैल्यू सेम आती है। तो एफ ऑफ एक्स माइनस टू टाइम्स जी ऑफ एक्स अपना कौन हो गया? कोई फंक्शन एच हो गया, जहां पे लोअर लिमिट की वैल्यू और अपर लिमिट की वैल्यू अगर डालते हो तो गिवन वैल्यूज के हिसाब से वो इक्वल बैठती है। तो वो रोल्स थ्योरम एच ऑफ वन और एच ऑफ जीरो जो है वो इक्वल आता है, यानी रोल्स थ्योरम सेटिस्फाइड हो गया। फिर आगे तो आपको पता ही है। क्लियर हाँ हुआ लॉजिक? तो हमने सर, दो बट फंक्शन हमको में से ऐसा एग्जैक्ट कैसे पता चलेगा कि ये वाले फंक्शन ही काम आएगा? फंक्शन तो कितने वो सकते हैं ना। आपको, हाँ लेकिन वो ये आपके जो ऑप्शन है ना बेटा, तो मैंने भी ये जो सम है तो वो ऑप्शन के हिसाब से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। ये थोड़ा आपको लॉजिक इस तरह लगेगा, ऑप्शन के अंदर 3 टाइम्स है और 2 टाइम्स है और एक 1 टाइम, देखो हाँ सर, वो तो सी थोड़ा, वाला अलग है। हाँ तो वो प्लस माइनस करके थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ये प्रैक्टिस की सर बात अपने सीधा वो मीन वैल्यू थ्योरम से नहीं कर सकता? मीन मतलब वैल्यू ऐसे। थ्योरम अगर, हाँ तो लेकिन मीन वैल्यू थ्योरम से लगता होता तो लगा ही देते बेटा मैं। लेकिन मीन वैल्यू थ्योरम आपको याद करो क्या है वो, किसमें सेकंड बनता है, किसमें टेंजेंट बनता है, वो देखो वापस, वो मुझे समझाना पड़ेगा वो। यस सर। वो एक उसके अंदर भी आएगा, जब आपको आपका जो सवाल है ना, अभी आपके वो पेंडिंग रखो, वो आपका सवाल सवाल का जवाब आ जाएगा इंशाल्लाह, मीन वैल्यू थ्योरम क्यों न लगाएंगे। लेकिन वो कॉन्सेप्ट क्लियर करो कि मीन वैल्यू थ्योरम क्या क्रिएट करता है, टेंजेंट क्रिएट कर रहा है कि सेकंड क्रिएट कर रहा है, वो देखो आप। वो एक बार पढ़ के आओ, फिर वापस उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, मैं आपका सवाल का जवाब दूंगा। तो ये कौन सा सम था? इफ एफ ऑफ एक्स greatest integer function x minus 5 whole square divided by some constant a multiplied by sine of x minus 5 plus a times cos x minus 2 is continuous and differentiable, is continuous and differentiable।
in open interval 7,9. Then option A, capital A belongs to close interval 8,64. Option B, capital A belongs to close open interval 0,8. Option C, A belongs to close open interval 16, infinity. इन्फिनिटी के पास तो ओपन इंटरवल लिखेंगे ऑब्वियसली. एंड ऑप्शन डी, ए बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 8,16. क्या कह रहे हैं वापस समझ ले क्वेश्चन. फंक्शन दिया हुआ है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर x-5 होल स्क्वायर है, थोड़ा बराबर लिखे है. चल, तो x-5 होल स्क्वायर अपॉन कैपिटल A इंटू साइन x-5 प्लस A टाइम्स cos x-2 कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल फंक्शन है इन ओपन इंटरवल 7,9. तो फिर ये कैपिटल A कांस्टेंट जो है वो कौन से इंटरवल में बिलोंग करता होगा. बोलो क्या करेंगे, कोई आइडिया. ये एक ही वैल्यू फाइंड करनी है, इंटरवल फाइंड करना है. सम का एंट्री पॉइंट क्या, बोलो क्या कर सकते. पंकज, राज, आदित्य, आयुषी. एक चीज अजीब नहीं लग रही है सम के अंदर, कुछ अजीब लग रहा है. चलो इस तरह से बढ़ते हैं आगे. हाँ क्या अजीब लग रही है. राज सर चन्नी मुझे वाला तो सम ही अजीब लग रहा है. वही तो बताया पहले से अच्छा इसका सम अजीब नहीं, सम अजीब है. सम के अंदर क्या अजीब है. ब्रैकेट वाले. हाँ ब्रैकेट. अच्छा आदित्य, पंकज. अरे, हाँ बोल बोल आयुषी बोल. है नहीं. बोलो आदित्य, पंकज, क्या अजीब लग रहा है. क्वेश्चन दिखाओ सर तो बताते हैं, देखते हैं. और क्वेश्चन देखा ही नहीं है अभी तक. लो देखो. सर देखा था बस सामने से. अच्छा ठीक है, सामने से देखो. लो अब जहां बोलो वहां पे. अरे भाई बहुत ही सिंपल सा आंसर है. इसमें अजीब क्या है, अजीब ये है कि कभी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कंटिन्यूअस कैसे हो सकता है. हो सकता है. नहीं सर वो तो डिसकंटिन्यूस है ना. वो तो डिसाइडेड है कि वो तो डिसकंटिन्यूस है. हाँ. इसका मतलब ये हुआ कि जब वो लोग ये कह रहे हैं कि पूरा फंक्शन जो है कंटिन्यूस है, तो 100% ये समझ में आ जाना चाहिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाला जो पार्ट है पूरे फंक्शन में से वो क्या हो जाना चाहिए, 0. वो होगा ही नहीं. तो बाकी का जो फंक्शन बचेगा कौन, a टाइम्स cos x-2, सिर्फ इतना बचेगा क्योंकि sin x-5 तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के साथ मल्टीप्लीकेशन में है. तो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला 0 होता है तो मल्टीप्लाई साइन वाला भी 0 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ a टाइम्स cos x-2. वो कंटिन्यूस हो सकता है और डिफरेंशिएबल भी हो सकता है, उसमें कोई शक नहीं. यानी कि हमें ये मान के हमें ये करना पड़ेगा यहाँ पे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हमें क्या करना पड़ेगा, 0 से इक्वेट करना पड़ेगा. लॉजिक समझ में आ रहा है कि डाउट है इसके अंदर. हाँ सर आ गया समझ में. नो डाउट. बराबर है. तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे, नोट्स बनानी है तो स्टेटमेंट लिखेंगे. एग्जाम टाइम पे अगर आप पढ़ते हो रिफर करने के लिए तो काम में आएगा कि एज वी नोड है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बराबर इज अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन. Therefore, to make
एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस, हमें कंटिन्यूस बनाना है एफ ऑफ एक्स को, तो देयरफॉर ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट वाला जो है उसको हम क्या इक्वेट करेंगे, 0 से इक्वेट करेंगे। तो देयरफॉर अपना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाला कौन सा पार्ट है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x माइनस 5 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोई कांस्टेंट a हम इक्वल टू 0 करेंगे। चलो ठीक है, लेकिन 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 x जो है वो कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, ओपन इंटरवल 7,9। मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है, देख लो, इस कंटिन्यूएशन डिफरेंशिएबल कहाँ पे, ओपन इंटरवल 7,9, यानी x मेरी कहाँ पे बिलोंग करती होगी, 7,9 पे। तो आयुष को पता है कि अगर मैं x माइनस 5 कराऊंगा तो x माइनस 5 कहाँ पे बिलोंग करेगा, 7 माइनस 5 और 9 माइनस 5, तो 2,4 पे बिलोंग कर देगा। लेकिन यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में आप देखोगे वो होल स्क्वायर है, तो x माइनस 5 होल स्क्वायर कराऊंगा तो मेरे एक्सट्रीमिटीज और उनके बीच की वैल्यूज भी स्क्वायर होगी, यानी ये ओपन इंटरवल 4,16 के बीच लाई करेगा, बराबर है। अब देखो बट वापस अपने मुद्दे पे आते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x माइनस 5 होल स्क्वायर को कोई डिवाइड कर रहा है, कोई कैपिटल A डिवाइड कर रहा है, और तब जाके उसको इक्वल टू 0 लाना है, आता है, बराबर। इसका मतलब ये हुआ, अच्छा आप लोगों को पूछ रहा हूं मैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर मैं क्या वैल्यू रखूं, डेसिमल में क्या वैल्यू रखूं जो इक्वल टू 0 हो जाए। सर एक बार वापस रिपीट करो। ये कह रहा हूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में ऐसी डेसिमल में मैं क्या वैल्यू रखूं कि उसकी वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में से निकलने के बाद इक्वल टू 0 हो। सर 0 पॉइंट कुछ भी आगे चलेगा, यानी 0 और 1 के बीच की वैल्यू, हाँ बराबर है, पक्का ना। 0 और 1 की वैल्यू कुछ भी डाल लो, फॉर एग्जाम्पल 0.1 डाल लो, 0.2 डाल लो, है ना, 0.3 डाल लो, कुछ भी, 0.999 डाल लो, चलो कोई नहीं, सबका वैल्यू जो है, इन सभी का वैल्यू जो है वो 0 आएगा, यानी 0 और 1 के बीच आएगा। चलो ये क्लियर, सब एग्री करे, चारों एग्री कर रहे हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में अगर 0 और 1 के बीच अगर आप डाल रहे हो तो 0 आंसर आएगा। अब देखो ये फ्रैक्शन में है, तो ये फ्रैक्शन में इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के 0 और 1 के बीच में डाल रहा और ये फ्रैक्शन है, तो a की वैल्यू जो है वो x माइनस 5 होल स्क्वायर से ज्यादा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए सर, तो ही मेरा फ्रैक्शन 0 पॉइंट समथिंग में आएगा वापस। हाँ सर। चलो इस तरह समझते हैं, चलो कि टू मेक greatest integer function equal to 0, values should be between 0 to 1। ये क्लियर हो गया, ये स्टेटमेंट इसलिए लिख रहा हूं कि आप लोग पढ़ो तब समझ में आ जाए। तो therefore x minus 5 whole square should be less than capital A। हाँ सर, क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा होगा, मेरा डिनोमिनेटर बड़ा होगा, तभी न्यूमिनेटर को डिवाइड करोगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, और फिर उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में डालो तो उसका आंसर 0 आ जाएगा। क्लियर हो गया ये चीज? तो अब आप देखो कि x माइनस 5 होल स्क्वायर की ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है? अपने ग्रेटेस्ट निकाले वैल्यू क्या है? वो पीछे लिखा रहा था ना, कहाँ गया? ग्रेटेस्ट वैल्यू है 16। देख लो आप, दिखाई दे रहा है, x माइनस 5 होल स्क्वायर बिलोंग्स टू 4,16। ये होल स्क्वायर है, नहीं दिखाई दे रहा है होल स्क्वायर, छोटा सा लिखा है इसलिए, ये होल स्क्वायर है। तो x माइनस 5 होल स्क्वायर की वैल्यू 4,16, जो यानी उसका ग्रेटेस्ट वैल्यू जो है वो 16 है। x माइनस 5 होल स्क्वायर की वैल्यू 16 ज्यादा से ज्यादा, यानी इसका मतलब यह हुआ कि इस 16, तो उसका मतलब यह हुआ कि मेरी a की वैल्यू 16 से ज्यादा होनी चाहिए, बराबर है। हाँ यानी सर, कि हाँ 16 से ज्यादा इक्वल होनी चाहिए, यानी कि मेरी a की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 16। जो इंटरवल फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे,
A belongs to close interval into infinity. 16. यस। तो अपना ऑप्शन कौन सा बनेगा यहाँ पे? सी। बोलो, सब में डाउट? नो सर। सर लॉजिक, No doubt. शेयर लॉजिक है। चलो वापस एक नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी पे चलते हैं कि कौन कौन से पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूअस होगा, ये देखना है। और यहाँ पे दोनों विलन जो है, एक मोगेम्बो एक साकाल, दोनों ये फंक्शन में है। ये सम देख के कौन बेहोश होता है और कौन जगता है वो देखता है कि द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ, मैंने बोला ना ये फंक्शन कैसा है जिसके अंदर साकल और मोगेम्बो दोनों है। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2x होल स्क्वायर माइनस fractional part 2x whole square in which interval? My open interval -2, 2 are options are 6, 8, 4 અને 3। तो एक मोगेम्बो भी है, एक साकाल भी है, दोनों को हमें ये फंक्शन ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर हमें फाइंड करना है कि कितने पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी मिलेंगे। ऐसा कोई फंक्शन हो तो कितने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मिलेंगे। बोलो क्या करेंगे, इस सम का एंट्री पॉइंट क्या रहेगा, कहाँ से शुरू करेंगे? आइडिया? सर ग्राफ से हो सकता है? ग्राफ से ही कर होगा। सकते हैं, ग्राफ से कर सकते हैं, ग्राफ के बिना भी कर सकते हैं, कोई नहीं है। ग्राफ से इसके अंदर ज्यादा कंफ्यूजन पैदा होगा। ग्राफ से कर सकते हो, मैं ना नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ज्यादा कंफ्यूजन पैदा हो सकता है। देखो यहाँ पे पहले तो देखो, मैं आपको एक चाबी देता हूँ कि अगर दोनों ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन दोनों हो तो सर क्या करना है। वो हाँ बेटा। वो 2x² और 2 है, वो फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या? हाँ ये हाँ, वाला यस ऐसे? यस यस, वेरी गुड क्या वेरी सच्ची गुड में? वेरी गुड। हाँ हाँ, अच्छा सच्ची में। बात है, ऐसे ही बोल रहे हैं। नहीं लगा सकते उसमें, ये फॉर्मूला लगा ही तो सकते हो ना। मानो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को ए मानो, फ्रैक्शनल पार्ट को बी मानो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्मूला तो लगा ही सकते हो, उसमें क्या प्रॉब्लम? उसमें कोई मैथ्स का आपका रूल उल्लंघन नहीं हो रहा है, वो तो लग ही सकता है। तो अब देखो, तो चलो राज की बात मानेंगे और उसका एंट्री पॉइंट वहां से शुरू कर ले। जय हो राज जी की। तो यहाँ पे डिफरेंस ऑफ परफेक्ट को डाले, तो पहली ब्रैकेट जो है वो होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन 2x मल्टीप्लाइड बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2x माइनस फ्रैक्शनल फंक्शन। अब समझ लेना, बार बार मैं बोलने बोलने में ना मेरी जुबान जो है मुड़ जाती है, समझ लो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है। तो ये दोनों हो गए। अब समझो, ये तो आपको पता है ना, वो हमने कल भी डिस्कस, परसों भी डिस्कस किया था, आपको पता ही है कि वी नो दैट कि ग्रेटेस्ट इंटीजर, सॉरी, वी नो दैट कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की फॉर्मूला क्या है? दैट नंबर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर नंबर। चलो, तो उससे हम दूसरी फॉर्मूला बना सकते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो मुझे अगर फाइंड करना हो तो क्या होगा कि 2x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ऐसा भी लिख सकता हूं मैं, लिख सकता हूं ना? हाँ? तो ये यस।
दोनों दोनों में से चीज को यूज करेंगे। अब देखो मैंने चाबी बोला था कि अगर दोनों फंक्शंस इस तरह से मोगेम्बो और साकल दोनों आ जाए तो क्या करना है कि आपको जितना हो सके उतना पूरे फंक्शन को फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में कन्वर्ट कर लो। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में से उसको किस में कन्वर्ट करो, जितना हो सके उतना फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में कन्वर्ट करो। अब हमारे पास राज के मुताबिक जो हमने आगे बढ़े थे उसको हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट वापस कर लेते हैं कि अपना जो राज है उसने आज बहुत ही, अरे क्या किया मैंने, बहुत ही बढ़िया बात की, ठीक है। तो ठीक है, तो अपना यहाँ पे वापस एफ ऑफ एक्स लिखते हैं कि एफ ऑफ एक्स कौन है, ये। तो पहली जो ब्रैकेट है ये वाली प्लस वाली, उसके अंदर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की जगह पे, अरे ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट फंक्शन की जगह पे हम क्या लिखेंगे, ये वाला पार्ट लिखेंगे। ये लाल कलर का कर रहा हूं मैं राउंड। तो यहाँ पे ये प्लस वाली ब्रैकेट के अंदर मैं लिख सकता हूँ 2x माइनस ग्रेटेस्ट नहीं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन और प्लस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन तो है ही, तो ये दोनों कट हो जाएंगे, यानी कि ये हो जाएगा 2x, यानी पहली ब्रैकेट की जगह पे क्या हो गया 2x हो गया। बोलो यहाँ पे कोई डाउट? नो सर। चलो, और रही बात दूसरी ब्रैकेट कि ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट फंक्शन 2x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, तो उसमें क्या करेंगे, मैंने आपको बेसिक क्या समझाया कि जितना हो सके उतना फ्रैक्शनल पार्ट को, अरे ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट को फ्रैक्शनल में कन्वर्ट करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो वापस वही रखेंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जगह पे जो मैंने सर्कल किया हुआ है लाल कलर का वो वापस डाल लो। तो मैं क्या लिखूंगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जगह पे कि 2x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, और माइनस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन तो बाजू में है ही माइनस करके, ओके। तो उसका मतलब नतीजा क्या आएगा, इज इक्वल टू 2x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन माइनस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, यानी कि माइनस 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, यानी कि देयरफॉर मेरा एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, प्लस वाली ब्रैकेट की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, प्लस वाली ब्रैकेट क्या है आयुषी, प्लस वाली ब्रैकेट का आंसर हम क्या लेके आए, सिर्फ 2x लेके आए। क्या लेके आए, सिर्फ 2x। तो एफ ऑफ एक्स की 2x और माइनस वाली ब्रैकेट की जगह पे ये रिजल्ट 2 है। क्या है 2x माइनस 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन 2x, ब्रैकेट ओवर। बोलो यहाँ तक किसी को डाउट हो तो मैं वापस रिपीट करूं? नो डाउट सर। नो डाउट सर। चल सरस। अब ये 2x को अंदर नॉर्मली मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2x इंटू 2x 4x स्क्वायर माइनस 2x इंटू 2 4x इंटू फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन 2x। इसको रिजल्ट 3 करके छोड़, इसको रिजल्ट 3 करके छोड़ दो। अब देखो आप लोग मुझे मुझे आप लोग ही जवाब दो, ये पूरा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस किसकी वजह से होगा, 4x स्क्वायर की वजह से होगा कि माइनस 4x की वजह से होगा या फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन 2x की वजह से होगा? फ्रैक्शनल पार्ट के जैसे होगा सर। बराबर। तो हम ये यहाँ पे अब लिख सकते हैं कि देयरफॉर हियर एफ ऑफ एक्स एज पर इक्वेशन 3 will be discontinuous, will be जीरो करेंगे। discontinuous, समझते सर? नहीं शांतम will be discontinuous for which part, fractional part। बाकी का तो कंटिन्यूस होगा क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शंस आर कंटिन्यूस, ये हमने लिखा हुआ है, ये मैंने टेबल बना लिखा हुआ है आप लोगों को। यानी सिर्फ यहाँ पे पापा रंजीत, यहाँ पे विलन कौन है, मतलब में साकाल विलन रह गया। तो हमने वो पॉइंट कितने पॉइंट डिसकंटिन्यूटी कितने पॉइंट आएंगे वो बाद में चेक करेंगे, लेकिन आपको वापस शुरुआत से जर्नी को समझने की कोशिश करें
हमने क्या किया कि अपने पास दो विलन है, साकल और मोगेम्बो, तो हमने मोगेम्बो को साकल में कन्वर्ट कर लिया। यानी कि हमें ये समझ में आ जाए कि पूरा फंक्शन जो है, बाकी तो क्या लग रहा था देखने में, दोनों डिसकंटिन्यूस है, तो कैसे फाइंड करेंगे कितनी डिसकंटिन्यूटी है। तो हमने क्या किया कि उसको नॉर्मल से नॉर्मल फंक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश की। तो हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट फंक्शन को नॉर्मल पॉलिनोमियल और फ्रैक्शनल पार्ट में कन्वर्ट कर लिया। यानी कि अब जो भी इल्जाम लगेगा डिसकंटिन्यूटी का, वो एक ही वो विलन है साकाल कौन, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन कौन, 2x। समझ में आया हमने ये सब क्यों इतनी कुश्ती क्यों खेली, कि हमें पता कैसे चलेगा कि कौन डिसकंटिन्यूस कर रहा है, तो उसको सिर्फ एक में कन्वर्ट कर लिया। बाकी 4x² तो पॉलिनोमियल है, -4x पॉलिनोमियल है। अब रहा बात सिर्फ ग्रेट फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन 2x की वजह से। अब कौन से इंटरवल के ऊपर बात हो रही है, इंटरवल हो रहा है -2,2। देखो यहाँ पे थोड़ा बेचारा ये 2 छोटा हो गया, तो ये होगा -2,2 के ऊपर, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिसकंटिन्यूस फॉर 2x। अच्छा, x जो है वो कहाँ पे है, -2 x <2, ऐसा लिख सकता हूँ, है ना। ये पूरा डिसकंटिन्यू कहाँ पे है, ओपन इंटरवल -2,2, यानी कि x की वैल्यू कहाँ पे रहेगी, -2, -2 एग्री करते हो सब। अब यहाँ पे x के साथ फ्रैक्शनल पार्ट में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाइंग 2 ऑन एवरी साइड, तो -4 इज <2x 4, बराबर है। चलो वापस लिखता हूँ, ये स्टेटमेंट वापस लिखता हूँ, इनइक्वालिटी वापस लिखता हूँ कि -4 <2x 4। ये यहाँ तक हम आ गए, अब हमारा सम खत्म होने को ही है। अब समझो ये चीज को, कि इसका मतलब ये हुआ कि धेरफॉर जितनी भी इंटीग्रल वैल्यूज है, इंटीग्रल वैल्यूज बोले तो इंटीजर्स, इंटीग्रल वैल्यूज है किसकी, 2x की। 2x की इंटीग्रल वैल्यू देखो कितनी है, ये ओपन इंटरवल है, तो कहाँ से कहाँ तक होगा, -4 से ज्यादा और 4 से कम, यानी -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3, बराबर। चलो अब हमें ये पता है ना, हमें ये पता है ना, बट वी नोट है कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो है इज डिसकंटिन्यूअस फॉर इंटीग्रल वैल्यूज एक्सेप्ट, कौन सा, एक्सेप्ट कौन सा, 0। 0 के पास वो क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, 0 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0, तो 0 - 0 0 ही आएगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि 0 के अलावा बाकी की इंटीजर के पास फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। यानी कि ये जो 2x की वैल्यू हम कितने लेके आए, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, यानी कितनी वैल्यू हुई, 60 वैल्यू हुई। उसमें से हम कौन सा कंसिडर नहीं करेंगे, 0 कंसिडर नहीं करेंगे। यानी कितने पॉइंट्स डिसकंटिन्यूअस हो गए, 6। -3 से 3 तक गिनो तो 60, 0 कंटिन्यूस रहेगा 0 के ऊपर फ्रैक्शनल पार्ट, इसलिए उसको कंसिडर नहीं करेंगे, यानी कि 6 पॉइंट हो गए। यानी कि देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ points of discontinuity are 6। यानी अपना ऑप्शन कौन सा रहेगा, बोलो, डाउट पूछना है, रिपीट करूं, सर रिपीट कर दो, बार बहुत लंबा समय लगा इसमें। क्या हुआ आयुषी, अरे क्या हुआ आदित्य, सर रिपीट कर दो एक बार। कहाँ से रिपीट करूं, पूरा के कुछ बीच में से, सर पूरा से ही कर दो। ये अब डिफरेंस ऑफ परफेक्ट्स को समझ में आ गया, ठीक है। चलो आगे बढ़े, फ्रैक्शनल पार्ट को, फ्रैक्शनल पार्ट की फॉर्मूला हमने लिख ली, ये मैंने टिक मार्क कर रहा हूँ रेड से, हाँ देखते हो स्क्रीन पे।
और उससे दूसरी एक फॉर्मूला बन गई कि भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को, ये मैं सर्कल किया हुआ लाल से, वो आ गया। अब जो पॉजिटिव ब्रैकेट है अपनी ये वाली, उसकी जगह पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जगह पे मैंने क्या डाल दिया, 2x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो माइनस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन और बाजू में प्लस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, दोनों कट हो जाएंगे, यानी कि सिर्फ बचेगा 2x। ये रिजल्ट 1 करके छोड़ दिया, यानी पॉजिटिव ब्रैकेट जो है, प्लस वाली ब्रैकेट जो है वो 2x आ गई। और वही चीज हमने नेगेटिव माइनस वाली ब्रैकेट में की कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जगह पे हमने क्या डाला मैंने 2x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। लेकिन बाजू में माइनस वापस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि यस 2x माइनस 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। दोनों को मल्टीप्लाई करवा लिया, 2x अंदर मल्टीप्लाई करवा लिया, तो रिजल्ट 3 आ गया। अब देखो ये समझने की चीज है कि क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसके अंदर सिर्फ अब एक ही विलन फंक्शन है जिसकी वजह से ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा। वो कौन है? ठीक है भाई, ग्रेटेस्ट ही बोला देता, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की वजह से ये होगा। चलो अब x की वैल्यू कहाँ पे डिसकंटिन्यूस है, उन्होंने कौन सा इंटरवल दिया हुआ है? इंटरवल हमें दिया हुआ है ओपन इंटरवल -2,2। यानी कि मैं यही लिख ही सकता हूँ ना, ओपन इंटरवल को इनइक्वालिटी फॉर्म में कैसे लिखूंगा कि मेरी x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, -2 से 2 तक, यानी -2 लेस देन x लेस देन 2। लेकिन 2 मल्टीप्लाई करना है क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में 2 मल्टीप्लाइड है, तो -4 लेस देन 2x लेस देन 4 हो गया। चलो सही है। अब -4 से 4 के बीच इंटीग्रल वैल्यूज कितनी आएगी? -4 से थ्री ज्यादा और माइनस पॉजिटिव 4 थ्री से माइनस कम, तो -3 से 3 आ गई। लेकिन हमें ये भी तो पता है फ्रैक्शनल पार्ट का कि फ्रैक्शनल पार्ट इज ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस एट इंटीग्रल वैल्यूज, लेकिन जीरो पे वो कंटिन्यूअस रहेगा। बराबर है, यानी कि जीरो निकाल लो तो 60 वैल्यू में से एक वैल्यू निकाल लो, तो बाकी की बची कितनी, 6 वैल्यू, तो 6 वैल्यू के ऊपर डिसकंटिन्यूअस रहेगा। आ गया सर। इफ f of xy by 2 is equal to f of x into f of y whole divided by 2, where x comma y belongs to R, where f of 1 is equal to f dash of 1, then f of 3 divided by f dash of 3 is equal to blank. Options are 3, 4, 1, 2. अगर f of x into y divided by 2 is equal to f of x into f of y whole divided by 2 अगर हो और f of 1 की वैल्यू f dash of 1 है, तो हमें f of 3 डिवाइडेड बाय f dash of 3 की वैल्यू फाइंड करनी है। बोलो एंट्री पॉइंट, बोलो कोई आइडिया? राज ने हमें लास्ट सम में एंट्री पॉइंट दिया था, बोलो राज, दूसरे सम में भी एंट्री पॉइंट दोगे? क्या लॉजिक है, क्या करेंगे? पंकज कहाँ गए, सब शांत हो गया? ओम प्रकाश राय, यस सर। बोलो क्या करेंगे?
आदित्य मुझे नाम अच्छा है, पसंद लगता है, पसंद है मुझे, लेकिन उससे ज्यादा पसंद तो ये है, ओम प्रकाश। वजन है नाम में। बोलो क्या करेंगे? सर कहीं पे एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ वाई देख लेते हैं तो माइंड ही ब्लैंक हो जाता है, ऐसा लगता है। अब वो माइंड ब्लैंक हो जाता है ना, वो ब्लैंक को हम भर देते हैं। देखो ये चीज याद रखना, ये आपको JEE के अंडर एक आपको ट्रिक देता हूँ, ये भी एक चाबी दे देता हूँ आप लोगों को, कि जब भी मैं आपको वो मैथमेटिकली प्रूव भी करके देखते हैं, चलो, कि जब भी यहाँ पे स्टेटमेंट लिखते हैं कि वेन एवर हमें ये कोई ऐसा फंक्शन दिया हुआ हो कि एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई की वैल्यू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई है, तो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, उन्होंने स्पेसिफाई नहीं है कौन सा फंक्शन, वो कोई भी हो सकता है ना, तो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी अगर एफ ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई दिया हुआ हो, तो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी एफ ऑफ एक्स को आप एक्स रेस टू ए मानो, एक्स रेस टू ए टाइप में होगा, ऐसे ऐसे ही कोई टाइप में होगा, मतलब ये फंक्शन पावर फॉर्म में, कोई एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही कुछ होगा। सर ऐसे कैसे? तो समझाता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ यहाँ पे कि मानो कि एफ ऑफ एक्स इंटू वाई, तो क्या होगा, एक्स इंटू वाई होल रेस टू ए, अगर माने एक्सपोनेंट पावर फॉर्म में, तो मैं इसको अलग तरीके से तो लिख सकता हूँ ना, कि यानी एक्स रेस टू ए इंटू वाई रेस टू है, यानी ये एक्स रेस टू हाँ ए सर। कौन हुआ, एफ ऑफ एक्स, वाई रेस टू ए कौन हुआ, एफ ऑफ वाई, यानी कि एफ ऑफ एक्स इंटू वाई क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। यानी कि अगर कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं दिया हुआ हो तो यही टाइप के अंदर होगा पावर फॉर्म में, कब, जब एफ ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई दिया हुआ हो, तो यानी कि अब ये सम के अंदर भी हम यही करेंगे। कि देयरफॉर हम मान के चले कि मेरा एफ ऑफ एक्स अकेला जो है वो कौन है, गरीब एक्स रेस टू ए है। अब गिवन डेटा में अगर आप बात करो ना, गिवन डेटा में अगर आप चेक करो ना, तो एफ ऑफ वन और एफ डेस ऑफ वन की बात की है, यानी अंडर प्री इमेज वन डालने को बोला है उन्होंने, वही हुआ ना मतलब में, तो उसका मतलब ये हुआ कि मैं एक्स की जगह पे वन डाल लूं। तो एक्स की जगह पे क्या डालूं, मैं वन डालूं, तो वन रेस टू ए, वन रेस टू ए क्या होगा, वन। उसी वन रेस, अरे चलो ठीक है, तो वन रेस टू ए की वैल्यू क्या हो गई, वन हो गई, ठीक है, क्लियर। वापस शुरू करें अगेन, राज, हो के नहीं, अगेन कि यस एफ ऑफ सर। एक्स क्या है बेटा, एक्स रेस टू ए, तो उसको मैं डेरिवेट कराऊंगा, तो एफ डेस ऑफ एक्स, राज बोलो बेटा, एफ डेस ऑफ एक्स क्या होगा, अरे नॉर्मल फॉर्मूला है बेटा डेरिवेशन की। मैं बोलूँ, हाँ बोलो। एक्स रेस टू एल एन ए। हाँ, सॉरी सर, अरे वो ए रेस डायरेक्ट टू में एक्स लगी थोड़ी ना, है, ए, ए ए रेस एक्स टू एक्स रेस, थोड़ी है। वही। अच्छा हाँ, अरे तो वही बेटा, आएगा सर, एक्स ए, एक्स रेस टू ए माइनस वन। एक्स रेस टू एन है ये, तो ए नीचे हाँ उतरेगा सर। इंटू एक्स रेस टू ए माइनस वन, नॉर्मल फॉर्मूला है। चलो ठीक है, अब लेकिन 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 वापस गिवन डेटा में चलो, कि एफ डेस ऑफ वन की बात की उन्होंने, तो वापस प्री इमेज में वन डाल सकता हूँ, खुशी खुशी डालूंगा, एक्स की जगह पे वन डालूंगा, तो ए इंटू वन रेस टू ए माइनस वन, क्या फर्क पड़ता है, वो तो वन ही आएगा, ए वन जा ए, हम्म। एफ डेस ऑफ वन वापस मेरा ये यहाँ पे ए हो गया। लेकिन 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 उन्होंने गिवन में पीछे हमने दो बार देखा कि उन्होंने क्या लिखा है, कि एफ ऑफ वन इज इक्वल टू एफ डेस ऑफ वन, एफ ऑफ वन हम क्या लेके आए, वन, एफ डेस ऑफ वन क्या लेके आए, ए, यानी हमें ये पता चल गया कि ए की वैल्यू वन है। बोलो यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। हाँ, नो सर, नो डाउट। बराबर। अब अच्छा। ऑल्सो एफ ऑफ एक्स हमने क्या माना, एक्स रेस टू है, अब
पूछा क्या है, पूछा क्या है, उन्होंने पूछा है, कहाँ गया क्वेश्चन, कहाँ गया मेरा, हाँ, पूछा क्या है कि एफ ऑफ थ्री और एफ डेस ऑफ थ्री लाओ, यानी कि अब प्री इमेज में क्या डालने की बारी है, थ्री की, तो एक्स की जगह पे अब थ्री डालो, इज इक्वल टू थ्री रेस टू ए, लेकिन ए क्या लेके आए, वन लेके आए, इसको रिजल्ट वन मान के चलो, बिकॉज यहाँ पे लिख लो वन, रिजल्ट वन कह रहा है कि ए की वैल्यू वन है, तो एफ ऑफ थ्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, थ्री रेस टू वन, थ्री, वेरी गुड, एंड एफ डेस ऑफ एक्स की वैल्यू क्या लेके आए, आदित्य ने फॉर्मूला बोली है कि ए इंटू एक्स रेस टू ए माइनस वन, हमें एफ डेस ऑफ थ्री भी तो फाइंड करना, तो एक्स की जगह पे वापस एफ डेस ऑफ थ्री डालो, एक्स की जगह पे थ्री डालो, तो ए इंटू थ्री रेस टू ए माइनस वन, लेकिन ए क्या है, वन, तो वन इंटू थ्री रेस टू वन माइनस वन, यानी कि वन इंटू थ्री रेस टू जीरो, थ्री रेस टू जीरो क्या होता है, वन, वन वन जा वन, यानी एफ डेस ऑफ थ्री क्या लेके आ गए, वन लेके आ गए। अब फाइन क्या करना है उन्होंने फाइन करना है कि एफ ऑफ थ्री अपॉन एफ डेस ऑफ थ्री फाइन करो, लेकिन तो एफ ऑफ थ्री क्या लेके आए, थ्री, ये रिजल्ट टू मान के चलो, ये रिजल्ट थ्री मान के चलो, तो रिजल्ट टू से हम एफ ऑफ थ्री क्या लेके आए, थ्री, रिजल्ट थ्री से हम एफ डेस ऑफ थ्री क्या लेके आए, वन, तो थ्री बाई वन क्या आएगा, थ्री, ऑप्शन कौन सा हो गया अपना, बोल, समझ में आया कि वापस समझाओ, सर हो गया, एक बार रिपीट कर दो सर लास्ट में। ये समझ में तो आ गया ना कि अगर एफ ऑफ एक्स डॉट वाई हो तो ये याद रखना आप कि ये आप लोगों को मैंने चाबी दे दी, वो एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई अगर इस तरह से हो तो एफ ऑफ एक्स को एक्स रेस टू ए टाइप पे आप लो। अब उन्होंने गिवन डेटा में वन और एफ डेस ऑफ वन और एफ ऑफ वन की बात की है, तो मैंने एफ ऑफ वन डाला, एक्स की जगह पे वन डालो तो वन रेस टू ए, तो वन हो गया। अब उसको डेरिवेट कराओ फंक्शन को, तो आपने ही फॉर्मूला बोली थी कि ए इंटू एक्स टू ए माइनस वन, और एफ डेस ऑफ वन भी फाइंड करने को बोला हुआ ही है कि दोनों इक्वल में है, तो एक्स की जगह पे वन डाल लो, तो एफ डेस ऑफ वन की वैल्यू ए आ गई, लेकिन गिवन क्या है, ये गिवन है, ये जो बॉक्स कर रहा हूँ वो गिवन है, हाँ, तो एफ ऑफ वन इक्वल एफ डेस ऑफ वन, यानी ए की वैल्यू वन आ गई, रिजल्ट वन हो गया। हमने मेन फंक्शन अपना क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू ए, तो उसको एफ ऑफ फाइन क्या करना है, एफ ऑफ थ्री फाइन करना है, तो एक्स की जगह पे थ्री डाल दिया, थ्री रेस टू वन, क्योंकि एक तो वन है, मैंने यहाँ पे लिखा है बिकॉज वन, तो थ्री रेस टू वन तो थ्री हो गया, एफ ऑफ थ्री की वैल्यू थ्री आ गई, रिजल्ट टू। अब वापस ये ओरिजिनल फंक्शन को डेरिवेट कराओ, और फिर डेरिवेट करने के बाद थ्री डाला, क्यों ऐसा किया सर, क्यों ऐसा, हमें कैसे, अरे पता चलेगा ना भाई, क्यों, क्योंकि हमें फाइन करना है, एफ डेस ऑफ थ्री भी तो फाइन करने को बोला है, तो डेरिवेट करने के बाद हम एक्स की जगह पे थ्री डालेंगे तो आंसर आ रहा है वन, दोनों को हमने फिर सिर्फ रेशो ले लिया, तो थ्री बाई वन थ्री आ गया। आ गया सर। मस्त समय ना, हाँ सर। यस सर। हाँ, अब ये चीज डिस्कस करनी है कि हाँ बराबर, अब हमारा एक हफ्ता लेट हुआ है, तो फिर अभी जे डबल ई चालू रखे ना, क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि कल कल अपना लेक्चर है, हाँ, तो मैं ये सोच रहा था कल आप लोगों का मैं रिवीजन शुरू करूँ कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी बोर्ड में, फिर अपना कौन है इनवर्स और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, तो जे डबल ई चालू कर रखूँ मैं या रिवीजन शुरू कराऊँ कल से, बोलो। इधर ऐसे स्टार्ट कराओ कि मतलब एग्जाम तक हो जाए, बाकी कभी भी चलेगा। पर सर अभी ऐसे भी मतलब एग्जाम तो पोस्टपोन हो गई है, तो फिर अरे वही कह रहा हूँ मैं, इसलिए पूछ रहा हूँ, आप लोग आप जो बोलो कराऊंगा मैं, मुझे तो सर कराने से मतलब, जे डबल ही करते हैं। जे डबल ई करना है, ठीक है चलो, तो कल भी जे डबल ई करेंगे, अगले ठीक है। हफ्ते से या कर स्टार्ट रिवीजन कर ले।
हाँ तो कल का दिन एक दिन रहने ही दो, फिर मंडे आएगी अपनी, कौन सी तारीख आएगी? 1 2 3 4 5 तारीख आई थी, से तकरीबन 5 तारीख आएगी। हाँ सर। हाँ तो फिर 5 ही दिन नहीं, बाकी फिर भी दिन रहेंगे, लेकिन अपने पास हफ्ते में आते 3 दिन ना, बस तो मैं 5 तारीख से शुरू करें। 5 तारीख से शुरू कर लेंगे, ठीक है। सर वो टाइम टेबल का कुछ बोलना था, मतलब अपना रेगुलर। सर हाँ बोलो। मंडे और वेडनेसडे में जैसे मंडे लास्ट फिजिक्स है, तो मतलब पीसीएम फर्स्ट फ्री हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है? क्योंकि लास्ट पीरियड तक फिर इतना वो हो जाता है कि इतना फोकस नहीं कर पाते मेन सब्जेक्ट्स पे, इसलिए। हाँ सर। देखो बेटा, आपकी बात सही है, मैं उसको नकारता नहीं हूँ, लेकिन सिर्फ 2 दिन ही ऐसा है बेटा, मंडे और वेडनेसडे, आपने जो बोला वही। बाकी के तो दिन इंग्लिश कंप्यूटर इंग्लिश, 3 दिन तो इंग्लिश है और फिर कंप्यूटर। और ये सैचुरेशन पॉइंट पे आके हमने टाइम टेबल बनाया बेटा। ये आप जो कह रहे हो वो 100% ट्रू है, और मैं आपके साथ हूँ। और ये हमें पता नहीं है क्या ये चीज कैसा होता है? हाँ पता है हमें, ठीक है बेटा। तो जितना मिनिमम हो सके ना, उतना मिनिमम डेज के अंदर आप देखो, सिर्फ 2 दिन आ रहे हैं, आज का दिन और मंडे, जो आपने शुरुआत में आपने ही बोला कि फिजिक्स और मैथ्स आ रहा है। बाकी तो ये मतलब सैचुरेशन पॉइंट है बेटा, उससे ज्यादा, क्योंकि गुंजन सर को भी दूसरी जगह पे जाना होता है, वो सब प्रॉब्लम है। तो वो सब मद्देनजर रखते हुए हमने सिर्फ 2 दिन का ये हो रहा है। बाकी अगर पॉसिबल होता तो बाकी के सभी दिन इंग्लिश कंप्यूटर डाल रहे थे। फिर भी मैं एक बार वापस बैठूंगा, देखते हैं, कुछ हो सकता है तो करें, बराबर। लेकिन अभी मतलब मैं वो इतना एक्साइट मत होना, नहीं हो सके इसका पॉसिबिलिटी बेटा ज्यादा है, लेकिन हो गया तो हमें ट्राई करें। हाँ सर, यस। कोई बात नहीं। ओके सर। और बोलो, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, नो सर। कोई नो। पढ़ाई में कोई दिक्कत हो तो बोलो, कुछ हो सकता है तो करेंगे, लेकिन बस मार्क्स चाहिए, बराबर। आदित्य, मैंने आपको बोला है बेटा, आपकी जितनी कैपेसिटी है उसकी 10-15% बढ़ा लो, मुझे मार्क्स चाहिए, ठीक है। आप मेहनत कर रहे हो पहले से, अच्छा है, मुझे अच्छा लग रहा है, काफी खुश हूं मैं, लेकिन उसको बंद मत कर लेना, मेहनत को। ठीक है। अब उसके बाद वाला सम जो थोड़ा बड़ा है, रुकते हैं हम, बराबर। कल अपना कल कितने बजे लेक्चर रहेगा? थर्सडे को 11 से 12:30। हाँ तो कल सर। भी हम JEE करेंगे, बराबर है, 7-8 सम उड़ा देंगे कल। चलो मिलते हैं। ओके, थैंक यू सर, बाय सर। बाय सर।